हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 19 नवंबर। तो 19 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और यहाँ देखिए, अभी थंबनेल वाले आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखो, आज संडे है, तो संडे को आज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज वर्ल्ड कप फाइनल मैच होने वाला है, तो इस पे भी आप अपनी नज़र रख सकते हैं। अब देखिए, काला हुंडी, ठीक है, ये काला हुंडी नाम आपने नहीं सुना होगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। देखो, ये हमारा इंडिया का कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, सब कॉन्टिनेंट है ना, सदर्न पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, ये नीचे साउथ में ही केरला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको पता होगा, नीचे साउथ में केरला है इधर। तो केरला का एक सिटी है कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर क्या है, काला हुंडी वैली कुन्नू कम्युनिटी रिजर्व है। तो ये जो काला हुंडी वैली वाली कुन्नू कम्युनिटी जो रिजर्व है, तो यहाँ पर क्या है, जनरली जैसे मान लीजिए अभी क्या है, सर्दियों का मौसम है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ग्लोब का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें रशिया, मंगोलिया, चाइना, तो वहाँ से क्या है, माइग्रेटेड पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है, और भी पक्षी यहाँ पे माइग्रेट करके हमारे इंडिया के कॉन्टिनेंट में आके बस जाते हैं, ठीक है, और फरवरी मार्च तक यहाँ पर प्रवास करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर जो ये काला हुंडी जो रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, इसमें जो माइग्रेटेड पक्षियों की संख्या है ना, ये घट रही है। इस पर ये फोकस करते हुए ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है। तो ये घटने के पीछे कारण क्या बताया है, कारण ये बताया है जी, कोस्टल प्लेन्स है, तो यहाँ पर क्या है, नदी और साथ में समुद्र के द्वारा जो टाइडल फोर्स हैं, टाइड्स आती हैं, तो उसके द्वारा जो कोस्ट्स है ना, जो तटीय किनारा है, उस पर मट्टी जमा हो जाती है, ठीक है। और ये मट्टी जमा हो जाने के कारण जो यहाँ पर क्या है, वो पशु पक्षी शिकार नहीं कर पाते हैं, फिर यहाँ पर इसकी वजह से वो संख्या कम हो रही है। तो इसको क्या बोला है, मड फ्लैट इकोसिस्टम डेवलप हो जाने के कारण इन पक्षियों की संख्या यहाँ से कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें यह बताया गया है कि जब ये मड फ्लैट इकोसिस्टम, वेटलैंड टाइप का जो सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो उससे यहाँ पर क्या है, जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट की संख्या बढ़ रही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये हैबिटेबल कंडीशन बन जाती है, और जो माइग्रेटेड पक्षीज है उनके लिए इनहैबिटेबल कंडीशंस बनती है। तो इस चीज़ पर फोकस करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये टाइड्स हो गई, टाइड्स जब अंदर जाती है तो इस तरीके से ये वेटलैंड टाइप का जो इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप कर देते हैं। और ये आप ये देख सकते हैं, ये मड फ्लैप्स यहाँ पर डेवलप हो गए हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, अब जब मिट्टी जमा हो जाएगी तो यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे नहीं, पशु पक्षी किसे खाएंगे, तो यहाँ से वो फिर यहाँ पर हैबिटेट नहीं करते, यहाँ से इधर उधर चले जाते हैं। तो इस चीज़ को बताते हुए आर्टिकल लिखा है। अब देखिए, मड फ्लैट क्या होता है, ये टाइडल फ्लैट्स ही होते हैं एक तरीके से। ये किसके द्वारा डेवलप होता है, टाइड्स या रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए जाते हैं कोस्टल एरियाज में, है ना, तो उसके द्वारा ये मड फ्लैट्स डेवलप होते हैं। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है हमारी क्वाड से रिलेटेड। तो देखो, ये जो आर्टिकल है इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कह रहा है कि क्वाड की मीटिंग जो नेक्स्ट ईयर जनवरी में एक्सपेक्टेड है, उसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्या करेंगे, 2+2 डायलॉग के तहत CECA पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ये टॉप एजेंडा रहेगा दो कंट्रीज़ के बीच में। तो CECA है क्या, तो ये है कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट का मतलब यही है कि ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, साथ में ट्रेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो टैक्सेस हैं उनको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा मेजर फोकस रहेगा। अब ये क्वाड है क्या, देखो, क्वाड सबसे पहले जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, है ना, उन्होंने वर्ष 2007 में एज एन डायलॉग इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर। बाद में इसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और US भी इसमें सम्मिलित हो गए। तो ये क्वाड कहलाने लगा। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एज एन सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया, परंतु इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है जापान, ठीक है, ये जापान है, ये आप कंट्री देख रहे हैं। अब इसके पास में यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इतना बड़ी सारी कंट्री है ना। ये बड़ी सारी कंट्री कौन सी है, ये है चाइना, ठीक है। तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए ये चारों कंट्रीज, जिसमें इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी चाइना से परेशान है, साथ में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, और इधर USA,
है ना, ये सब चाइना से परेशान है। तो इन सब ने चारों ने मिलकर क्वाड के इनिशिएट किया है, इधर सिक्योरिटी डालो। साथ में ये मालाबार कोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया के तटीय किनारे पर। तो ये मालाबार कोस्ट पर यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखते हैं चारों कंट्रीज मिलकर, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। अजी अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखो ये है सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ हो रहा है, जैसे आपने नाम सुना होगा डीप फेक, है ना। तो ये डीप फेक इशू है क्या? तो देखो डीप फेक इशू यही है कि आप सोशल मीडिया का नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो सोशल मीडिया टूल्स हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप किसी की जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको अपने अकॉर्डिंग रिवील करके दिखा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए ओरिजिनल फ़ोटो ये है और ये है फेक, है ना, फेक आईडी है ये फेक। अब आपको देखो इसमें अगर इसमें देखेंगे तो इसमें ज़्यादा यंग दिखेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा यंग दिख रहे हैं, पतला दिख रहा है, और इसमें देखो थोड़ा सा मैच्योर दिख रहे हैं, थोड़े से मोटे से दिख रहे हैं। तो यही है डीप फेक। आप जैसे चाहते हैं उस तरीके से किसी की आईडी, फोटो, वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, वॉइस को अल्टर कर सकते हैं, और इससे ये बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है सोसाइटी में, क्योंकि आप इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं किसी को थ्रेट करने के लिए, किसी की इमेज को डाउन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही आपने सुना होगा रश्मिका मंदाना, ठीक है, रश्मिका मंदाना जो साउथ की बहुत बड़ी एक्टर है, आपने अगर पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें है वो, है ना। तो रश्मिका मंदाना का भी एक डीप फेक वीडियो आया, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया। हालांकि ये उससे पहले से चल रहा है ना, डीप फेक वीडियोस काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं, पर उस पर कोई इतनी चर्चा नहीं हो रही थी, और अभी तक कोई हमारे पास इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइंस भी नहीं है। इंडिया ने अभी तक कोई भी डीप फेक वीडियोज़ के ऊपर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए, कोई कुछ भी नहीं बनाया। पर इसको IT एक्ट, हमारा जो IT एक्ट है 2000 का, उसके तहत इसमें पनिश किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई किसी की आइडेंटिटी को रिवील करता है, ठीक है, मिसयूज़ करता है, तो उसको IT एक्ट 2000 के तहत उस पर केसेस चलाए जा सकते हैं, उसको जेल टर्म दिया जा सकता है, उस पर पेनल्टीज लगाई जा सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो डीप फेक होता है, डीप फेक में यही ऑडियो, वीडियोस, है ना, इमेजेस इसमें एडिट करके उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अब देख सकते हैं ये वाली तो ओरिजिनल फ़ोटो है, ठीक है, ये वाली ओरिजिनल फ़ोटो है, परंतु इस सेकंड वाली फ़ोटो में देखिए किस तरीके से यंग, डायनामिक, अट्रैक्टिव बना दिया। अभी ये तो क्या है, सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाया गया, परंतु जब आप इसका कुछ और पोर्नोग्राफी में या फिर आप अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने के कारण इनकी जो ID है, आइडेंटिटी है, उसको हैम्पर कर सकता है, ठीक है, मिसयूज़ कर सकता है, रैंसम मनी मांगी जा सकती है, ठीक है, बदनाम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, पैसे लेने के लिए कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख सकता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमें क्या है, सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स की तरफ होना चाहिए। तो सस्टेनेबल फ्यूल क्या हो सकता है? सस्टेनेबल फ्यूल है बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल कहाँ से निकलते हैं? देखो जो हमारे बायो प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या है, इनसे ये बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब ये बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? जैसे हाइड्रो ट्रीटेड वेजिटेबल ऑयल से आप इनको निकाल सकते हैं, या बायोइथेनॉल बना सकते हैं आप इससे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फ्यूल भी बना सकते हैं, जैसे अमोनिया, मीथेनॉल का इस्तेमाल करके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हालांकि हमने बायोफ्यूल पर कल वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा था, बायोफ्यूल पॉलिसी देखी थी। बायोफ्यूल पॉलिसी कब आई थी? 2008 की पॉलिसी थी। अगर बायोफ्यूल के बारे में आप लेक्चर जानना चाहते हैं तो कल के द हिंदू में आप बायोफ्यूल वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और ये अब नेक्स्ट चलता है। अब देखिए जो नेक्स्ट खबर है ये हमारे स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो इसमें ये बताया गया है कि 1963 में, है ना, नाइक अपाचे नाम का सबसे पहले रॉकेट छोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये है APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, APJ अब्दुल कलाम की फ़ोटो यहाँ थोड़े से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये हमारे साइंटिस्ट हैं काफ़ी सारे, विक्रम साराभाई भी यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिखाई देंगे। तो ये हिस्ट्री से ही उठा के दिया गया, परंतु हमारे क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए जो रॉकेट का विकास क्रम है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आज ये रॉकेट का डेवलपमेंट देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो SLV मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो सक्सेसफुल रहा था 3, तो ये कब भेजा गया था? फर्स्ट फ्लाइट इसकी 1980 में भेजी गई थी, ठीक है। इसकी हाइट थी 22.7 मीटर हाइट, लंबा था, ये ऊंचा था, ये 40 किलोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। SLV जो रॉकेट था जो शुरुआत में जो डेवलप किए गए थे, ये 40 किलोग्राम पेलोड को ले जाने में सक्षम थे, ठीक है। और कौन सी ऑर्बिट में स्थापित कर सकते थे, ये हमारी लो अर्थ ऑर्बिट जिसे हम LEO बोलते हैं, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट जो 2000 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। 2000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आप लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 2000 किलोमीटर ऊपर जाते आप लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर ये क्या है, जो सैटेलाइट्स हैं उसको प्लेस करने में सक्षम था, इतना थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसमें जो इंजन यूज़ होता था वो ऑल सॉलिड थे, उसमें जितने भी प्रोपल्शन लगाए गए थे वो क्या थे, सॉलिड थे, ठीक है, सॉलिड स्टेज के थे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो ये सॉलिड लॉन्च व्हीकल थे इसको ऑगमेंटेड कर दिया गया था, या फिर एडवांस सॉलिड लॉन्च व्हीकल बोल सकते हैं, या ऑगमेंटेड सॉलिड लॉन्च व्हीकल आप इनको बोल सकते हैं। ये सबसे पहले डेवलप किए गए थे 1987 में। इसकी हाइट थोड़ी सी 1 मीटर ज़्यादा थी, 22.5 मीटर थी, ठीक है। इसकी हाइट ये कितना 150 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम थे, ठीक है। 150 किलोग्राम तक के 150 किलोग्राम तक के पेलोड्स ले जा सकते थे। इसमें भी जो प्रोपल्शन लगे थे वो सब ऑल सॉलिड थे, और ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस कर सकता था, कितना जो 2000 किलोमीटर के ऊपर है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, है ना। ये भी LEO के अंदर ही सैटेलाइट को प्लेस करने में सक्षम थे। उसके बाद में PSLV और PSLV एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। एक्सएल का मतलब है एक्स्ट्रा लार्ज, थोड़ा सा हैवी कैपेसिटी के पेलोड्स ले जाने के लिए बनाया था। अगर XL लगा देते हैं तो ये क्या है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस कर देता है। और PSLV है तो ये सिंक्रोनस जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, पोलर जो ऑर्बिट है, सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बनाए गए थे। इसमें सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपल्शन लगाए गए हैं। इसमें इस तरीके से लगाए गए, सबसे नीचे होगा एक सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। इस तरीके से इसका जो इंजन है वो उसमें जो प्रोपल्शन लगाया गया सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में लगाया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो PSLV में जो इंजन है वो उसका ऑर्डर क्या है, उसमें सॉलिड या सॉलिड लिक्विड इस तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट फ्लाइट थी 1994 के अंदर, इसको पहली बार उड़ाया गया था, ठीक है। अब आ जाइए GSLV मार्क सेकेंड, ठीक है। तो GSLV की फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो इसके क्या है, 2200 kg के 2200 किलोग्राम के पेलोड्स ले जाने में सक्षम है। कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को प्लेस कर सकते हैं, जो कितना 35,786 किलोमीटर की हाइट तक ये सैटेलाइट्स को ले जाने में सक्षम है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसमें 3 स्टेज इंजन लगाए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन। सबसे पहले सॉलिड होगा, फिर उसके बाद लिक्विड इंजन है, फिर उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन है, यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आज ये इसके बाद में देखिए GSLV मार्क थर्ड, तो ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे ज़्यादा एडवांस है। ये 4000 किलोग्राम तक के पेलोड मासेस वाले सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं, है ना। उनको ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो 35,786 किलोमीटर ऊपर है। आप इसको करीब करीब 36,000 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने वाले पॉइंट से, ठीक है। तो 36,000 किलोमीटर की हाइट तक ये सैटेलाइट को आराम से प्लेस कर देते हैं। इसमें भी सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन लगे होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन GSLV में लगे होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, जो हमारी नेवी चीफ है ना, एडमिरल हरी कुमार। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो नेवी है वो तैयार है, अगर कोई भी इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं अगर उनको निकालना है, तो उसके लिए हमने अपने जो नेवी के जो शिप्स हैं वो रेडी करके रखे हैं, उन्हें प्लेस कर दिया है हमने। कहाँ पर, रेड सी में। आप ये देख सकते हैं रेड सी कहाँ है, रेड सी ये रहा, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। तो ये गल्फ इनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर, तो ये आपको ये लोकेशन याद होनी चाहिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। जब भी ये जो करंट में जो न्यूज़ आती है वहीं से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं। अभी आपको पता है जो इजराइल और गाज़ा पट्टी का जो चल रहा है वो यहाँ पर है, इस जगह पर है, ठीक है। गाज़ा पट्टी यहाँ बिल्कुल छोटी सी है और ये इजराइल काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेड सी के साथ में इसका कॉन्टैक्ट है, और इधर मेडिटेरियन सी के साथ में, ये हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ को अच्छे से याद कर लें। सबसे नीचे है येमेन, फिर ओमान, फिर सऊदी अरेबिया, इधर इराक, इधर जॉर्डन है, ठीक है। ये नाम याद रखना है। जॉर्डन कहाँ पर है, ये रहा जॉर्डन। लेबनान कहाँ है, लेबनान उधर मेडिटेरियन सी के साथ में टच होता है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं जॉर्डन, लेबनान, अब नहीं याद करेंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इजिप्ट है, यहाँ तक ये पूरा इजिप्ट है, ठीक है। इजिप्ट के बीच में से ही स्वेज कैनाल जाती है जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें।
ठीक है। इराक के इधर बाद ईरान आ गया, ईरान के इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड देन इंडिया यहाँ पर आ गए। अगर यहाँ से क्या है कि क्या पाकिस्तान के साथ में अगर हमारे टाइज अच्छे होते तो हम यहाँ से बाय रोड भी रूट बना सकते थे यहाँ से जाने का, पर पाकिस्तान के साथ टाइज अच्छे नहीं है तो हम यहाँ से क्या है रोड के थ्रू कोई भी ट्रेड, कोई भी व्यापार नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या सी के थ्रू ही करना पड़ता है। तो हमारी सी जो नेवी है काफ़ी मुस्तैद है, ठीक है। तो हम इवैक्यूएशन प्रोग्राम बाय सी रूट ही चला पाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाइए नेक्स्ट खबर। नेक्स्ट खबर तो क्या है, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। गल्फ ऑफ सुएज इज पार्ट ऑफ वेस्ट सी, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, साउथ चाइना सी का पार्ट है, कैरेबियन सी का पार्ट है, या रेड सी का पार्ट है। तो बताइए गल्फ ऑफ सुएज, सुएज कैनाल की बात नहीं कर रहा, गल्फ की बात कर रहा है। तो गल्फ ऑफ सुएज किसका पार्ट है? कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हो, सुएज कैनाल लिखा होता तो सुएज कैनाल फिर पूछता, और सुएज कैनाल तो उधर मेडिटेरियन सी और नीचे रेड सी दोनों का पार्ट है, पर गल्फ ऑफ सुएज की बात करी गई है। गल्फ ऑफ सुएज किसका पार्ट है? मेडिटेरियन सी का है, रेड सी का है, कैरेबियन सी का है, साउथ चाइना सी का है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है।